हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, चल रही है ये, और इसमें मैं फुल सिलेबस आपके लिए कवर कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस जो नीट में मिलेंगे फिजिक्स के, इसी में से मिलेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस ही मैं कवर कर रहा हूँ। क्लास 11 फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटर आज पढ़ेंगे। कैपेसिटर पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी होती हैं, जैसे कंडक्टर का बिहेवियर क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका कैपेसिटर्स। तो चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चाहत है, जो कि होगी ही, और काम बन जाए, अगर एम्स मिल जाए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप केवल बायो पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपने आप को गारंटी कर रहे हैं कि मुश्किल हो जाए आपके लिए। तो आप बैलेंस कीजिए, फिजिक्स को भी पढ़िए, ज्यादा नंबर फिजिक्स में भी आ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बात। तो यहां पर पोटेंशियल कैपेसिटेंस फुल चैप्टर शेड्यूल में पार्ट नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर शुरुआती दौर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, फिर कैपेसिटर की बात करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में ये सारी बातें इस्तेमाल होती हैं। आपको आसानी देने के लिए मैंने एक वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, जिसका नाम है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। देखिए यहां पर जितने भी वीडियो मैं आप बना रहा हूं, उन सबका लिंक एक ही जगह इकट्ठा कर देता हूं। जैसे ये देखिए 11th फिजिक्स है, ये 12th फिजिक्स है। आप क्लिक करेंगे, टैब पे खुल जाएगा, जिस भी चैप्टर का जो भी पार्ट देखना है क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो लाइब्रेरी से, ऑल वीडियो लाइब्रेरी से आपको आसानी हो जाएगी। अब ये वीडियो लाइब्रेरी पे आप पहुंचेंगे कैसे? तो होम पेज पे जाएं, अरविंद एकेडमी नीट चैनल पर। इसके होम पेज पे देखिए यहां पर लिंक लगा हुआ है, क्लिक करेंगे, पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियो लाइब्रेरी, आप पहुंच जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, जिससे आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं आसानी मिल जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजी एक्सेस होगा। जो रिक्वायरमेंट आपकी है जिस चैप्टर की, वो आप पूरी कर सकते हैं इससे। कुछ बच्चों को चाहिए होता है, सर जो पढ़ा रहा हूं वो उसका पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आप जैसा जानते ही हैं कि बिना नोट्स के नीट में मल्टीपल रिवीजन चाहिए सिलेक्शन के लिए। और ये है अरविंद एकेडमी ऐप, तो यहां इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसमें जाकर देखिए, आपको देखेंगे स्टोर सेक्शन में कई ऐसे मटेरियल्स जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे, आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा देंगे। तो उन मटेरियल्स को इस्तेमाल कीजिए और आसानी से, मेहनत करने के साथ साथ आसानी से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। चलिए आज की बात शुरू करते हैं, जिस वजह से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं अपनी भाषा में समझाता रहूंगा, वरना बहुत कुछ लिखा रहता है इसमें। जैसे पहली बात लिखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखते हैं, मैं यहां फोटो बना लेता हूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर किसी कंडक्टर को आप ऐसे रख देते हैं, दिस इज अ कंडक्टर, लोहे का टुकड़ा, एल्युमिनियम, कॉपर, कुछ भी ले लिया आपने। तो इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं उन पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो पॉजिटिव वाले ऐसे इधर इकट्ठा होने लगते हैं, और निगेटिव वाले चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में फोर्स लगाता है, तो निगेटिव वाले ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस कंडक्टर का पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहां पर देख रहे हैं जो ओरिजिनल, इसको ई नॉट बोल दो, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस बन गया उसके खिलाफ, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इतना बनता, बढ़ता जाता, जैसे 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 चार्ज इकट्ठा होते जाते हैं दोनों तरफ, और इतना बन जाता है कि ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये किल कर देता है। यहां पर क्या होता है, ई नॉट विल बी, अगर मैं वेक्टर बात करूं तो माइनस ई इंड्यूस्ड। कुल मिला के जो ई नेट होगा
इसके अंदर वो कितना हो जाएगा बेटा, शून्य, क्योंकि ई ओरिजिनल के अगेंस्ट में ई इंड्यूस्ड बन चुका है जो कि इक्वल है इसके और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खास बात है जो आप ध्यान रखिएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। कुछ प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं कंडक्टर की जो बड़े काम की हैं। जैसे अंडर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक का मतलब होता है कि चार्जेस चल नहीं रहे हैं, जहां पड़े हैं जहां रुके हैं वहां रुक गए हैं, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर शून्य होता है। अगर चार्जेस चल रहे हैं तो शून्य नहीं होता है, ठीक। जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर जीरो होता है। जब चार्जेस चलेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह ही नहीं जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो जाएगा। तो जस्ट आउटसाइड किसी कंडक्टर के पास में, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कोई कंडक्टर ले लीजिए, इसके जस्ट पास में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल होता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होएगा। द होल बॉडी इस कंडक्टर की इक्विपोटेंशियल होती है। देखिए इस कंडक्टर के अंदर ई इनसाइड विल बी जीरो, लेकिन यहां पर बात करें तो जितना पोटेंशियल आपको किसी पॉइंट पर हर जगह सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर हमको पोटेंशियल सेम मिलता है, यानी किसी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्यू पोटेंशियल होती है। कोई चार्ज कंडक्टर भी लेंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी सरफेस पे सेम मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहां इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। जो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हर जगह सिग्मा बदलता है, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी बदलती है ड्यू टू शेप, अभी बात करेंगे। और लेकिन पोटेंशियल विल बी सेम। क्या मतलब है, किसी कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर पॉइंट पर सेम नहीं होगा, ठीक। एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ये मैंने बता दिया था, अंदर जीरो होगा, ठीक है, यही मामला लिखा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात की जाती है। जैसा हम लोगों ने समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। तो अगर कोई कंडक्टर हम ले लें और इसमें कैविटी क्रिएट कर दें, कैविटी मतलब जानते हैं ना, छेद, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है, अंदर ही कैविटी हो गई। तो अगर कैविटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी में जीरो होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले रहे हैं जो बाहरी वातावरण से सेंसिटिव है, वातावरण का मतलब इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, हवा पानी बरसात की बात नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर से अगर सेंसिटिव है, कुछ डैमेज हो सकता है, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके अंदर रख देते हैं, तो ये सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्ड करना, किसी को बचाना, मतलब सुरक्षा कवच देना, ऐसे समझ लीजिए। तो शील्डिंग किसकी हो रही है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जिसको हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, उसकी शील्डिंग करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। यहां पर जो मैंने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है और मान लीजिए इस तरह का कंडक्टर, ये नुकीला हिस्सा है, तो इस कंडक्टर के, ये दिस इज ए कंडक्टर, हर जगह लिखना मुश्किल होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां 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 पोटेंशियल विल बी सेम, हर जगह इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा और इसकी वैल्यू कंडक्टर के पास में नॉर्मल होगा और इतने के बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कॉर्नर वाले पॉइंट्स में, नुकीले वाले पॉइंट्स पर सिग्मा हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि सिग्मा बढ़ जाएगा। सिग्मा बढ़ने का मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। चार्ज डेंसिटी जब जाएगी बढ़, तो उस वजह से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है कॉर्नर पॉइंट्स पर। इस वजह से क्या होता है, इसके आसपास जो एयर होती है, उन मॉलिक्यूल्स को
ये उन एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देता है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींचेगा, तो उस एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती निकाल लेता है। तो उस वजह से ये आसपास के एयर वाले मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, और इससे क्या रहता है, यहां पर कभी कभी थोड़ी सी स्पार्किंग भी दिख सकती है, या स्पार्किंग ना भी दिखे तो आप वहां पर काफी तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। आपने देखा होगा कि कभी कुछ घरों में लोहे वाले कूलर होते हैं, कूलर समझ रहे होंगे ना, आजकल तो प्लास्टिक के आने लगे हैं, लेकिन लोहे वाली बड़ी बॉडी रहती है, ठंडक देते हैं जो लोग लगवाते हैं। कभी कूलर के बाजू से निकली और उसका कोना टच कर जाए तो झटका लगता है करंट एकदम से, ये इसी वजह से लगता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोने पे तगड़ा है, आप टच होते हैं और करंट फ्लो कर जाती है, आपको झटका पड़ जाता है, एक लगता है चींटी ने काट लिया, या कभी कभी थोड़ा ज्यादा उसका। तो बात पकड़ में आ गई होगी। कूलर अगर घर में नहीं है, मान लो एसी वाले हैं या प्लास्टिक कूलर वाले हैं, तो आप जानते तो हैं ही हैं कि लोहे वाला कूलर, जो लोहे का बॉक्स होता है, वो कूलर क्या होता है, उसका कॉर्नर क्या होता है। तो और घर में अगर कूलर है तो बताइए कि हाँ मेरे घर में लोहे वाला कूलर है। हमारे यहाँ भी था, अब कुछ जगह से हटा के एसी लगवाया है, लेकिन एसी का बिजली का बिल बहुत आता है। खैर एनीवे, वापसी करते हैं पॉइंट पर। तो आप समझ गए होंगे कि कंडक्टर के कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है, और इस वजह से जो चार्जेस आयनाइज करने का प्रक्रिया शुरू करता है, इसको बोल देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज, वहां से चार्जेस डिस्चार्ज होने लगते हैं, ऐसा। तो ये बात इतनी मोटी मोटी आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उस पे चार्ज होने की वजह से वो प्रेशर फील करता है। अगर किसी कंडक्टर पर हम चार्ज दे देंगे तो इस पे प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर कितना होता है, इसको याद कर लीजिए, है प्रेशर का फॉर्मूला ½ε0 E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर का, σ/ε0 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के। ठीक, तो प्रेशर कितना हो गया, ½ε0 E²। तो ये प्रेशर महसूस करता है कंडक्टर। अब एक कदम और आगे चलते हैं बेटा जी, इफेक्ट ऑफ मेटेलिक स्लैब। अब ये किसी मेटेलिक स्लैब को चार्ज प्लेट के अंदर डाल दिया। अब ये कैपेसिटर से लिंकेज शुरू होगा, देखिए। तो एक प्लस प्लेट है और एक वैसे ही सेम चार्ज डेंसिटी वाली माइनस प्लेट है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट। तो जब आप कंडक्टर डालते हैं तो भाई कोई कंडक्टर मेटल डालेंगे तो मेटल तो कंडक्टर ही है, वैसा ही बिहेवियर करेगा। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, माइनस के पास में प्लस और प्लस के पास में माइनस, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था उसके बराबर होता है और किल कर देता है इसको, मतलब मार देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कितना हो जाता है, 0। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल विल बी 0। वही हो रहा है जो हम लोगों ने अभी समझा था। अब अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अब जो अर्थ होती है उसको बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि उसका पोटेंशियल 0 होता है। हम कितना भी चार्ज उसको दे दें या उससे ले लें, सिंक या रिजर्वायर कुछ भी ट्रीट कर सकते हो। तो अगर चार्जेस कितना भी दे दो अर्थ को तो भी पोटेंशियल 0 बना रहेगा, और कितना भी ले लो तो भी पोटेंशियल 0 बना रहेगा। तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0। अगर किसी चीज को अर्थ से आपने कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 होना तय है, चाहे चार्जेस उस कंडक्टर से अर्थ में चले जाएं या अर्थ से निकल के उस कंडक्टर में आ जाएं, लेकिन ये होके रहेगा कि उसका पोटेंशियल 0 हो। किसी भी बॉडी को अगर आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है तो अर्थ का पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल भी फाइनल पोटेंशियल यानी अब 0 होकर रहेगा, चाहे इससे चार्ज अंदर जाए चाहे धरती से बाहर आए, जो भी प्रोसेस हो, लेकिन होएगा यही। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आपके पूछा जाता है शेल होता है, बाहर को चार्ज दिया, अंदर को चार्ज दिया, अर्थ का कनेक्शन किया, क्या घटना घटती है यहां पर। ठीक, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। चलिए बात शुरू करते हैं। लिखा है शोज ए कंडक्टिंग शेल। ये कंडक्टिंग शेल है, इसको आपने चार्ज दे दिया है। जब चार्ज दे दिया है तो प्लस प्लस ये चार्ज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरे वाले में देखते हैं क्या हालचाल है। तो दूसरे वाले में अगर हमने किसी को प्लस चार्ज दिया है, अब इसके बाहर ये शेल है, शेल का मतलब फुटबॉल, खोखला गोला। अब यहां पर एक दूसरी कंडक्टिंग शेल हम रख देते हैं, कॉन्सेंट्रिक है,
बड़ी वाली। अब क्या होता है, इस प्लस की वजह से यहां माइनस क्रिएट हो जाता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्लस बाहर वाली सरफेस पे आ जाता है। ठीक, ये फिनोमिना यहां घटता है, ये घटना सेकंड में दिखाई गई है। बाहर वाला जो था वो पहले शेल अनचार्ज था, चार्ज शेल के ऊपर आपने एक बड़ी फुटबॉल लगा दी, उसके ऊपर अंदर वाले सरफेस पर माइनस माइनस और बाहर वाले पे प्लस प्लस। अभी हम बात करें तो इसके ऊपर बाहर वाले पर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज अब भी 0 है, क्योंकि जितने माइनस है इस पे उतने ही प्लस हैं, तो नेट का कुछ ना बढ़ा ना घटा, लेकिन पोलराइजेशन हो गया, माइनस अंदर आ गए प्लस बाहर चले गए। अब अगर इसको अर्थ से आप कनेक्ट कर दोगे तो क्योंकि ये माइनस वाले बाउंड चार्ज हैं, बाउंड क्यों, क्योंकि प्लस वाले ने पकड़ के रखा है, प्यार करता है उसको कि जाने नहीं दूंगा, तो वो बाउंड चार्ज हैं और इसको नापसंद करता है प्लस वाला, प्लस को कहता तुम भागो यहां से, तो वो भाग जाते हैं अर्थ के अंदर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्लस वाले अर्थ में चले गए, या ऐसा कर, असल में क्या होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज आते हैं, इस प्लस वाले को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कोई भी भाषा बोले, मुद्दा वही है, ठीक, कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इस प्लस वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस समय जिस पे नेट चार्ज हो गया है, इस पे नेट चार्ज है, इस पे नेट चार्ज इस समय नहीं था। बात समझ में आई होगी, क्योंकि प्लस वाले भाग गए हैं, न्यूट्रलाइज हो गए हैं। तो एक ये केस बनता है, और भी केसेस देखते हैं, ये बात पकड़ में आपके आई होगी, लॉजिक इसके पीछे का। अच्छा, अब बात ये समझते हैं कि ये ऑन द सरफेस ऑफ द इनर, यहां पर निकाल रहे हैं कि कितना चार्ज Q2 हमारा कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर। ये तो अंदर वाला Q1 था जो हमें मालूम था, हम दे के बैठे हैं। अच्छा, इसमें Q1 बाहर लिया है, एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम के हिसाब से क्या बातें कही जा रही हैं। तो फिगर है, शोज 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, ये 2 कंडक्टिंग शेल्स हैं, सम चार्ज Q1 इज गिवन टू द आउटर। अच्छा, बाहर वाले को हमने Q1 चार्ज देके रखा है, ठीक, और नो चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द इनर शेल। अब क्या होता है, इस बाहर वाले को जब प्लस देते हैं तो अंदर वाला जो शेल होता है इस पर इस प्लस की वजह से यहां माइनस आ जाएगा चार्ज, देखिएगा, और इसकी अंदर वाले सरफेस पे प्लस आ जाएगा। बात समझ में आती है हमको? तो अभी इस अंदर वाली सेल पर नेट चार्ज 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस अंदर वाली शेल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे, जो अनबाउंडेड चार्ज हैं, फ्री चार्ज बोल लीजिए, वो तुरंत धरती में चले जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, इस प्लस वाले ने माइनस को पकड़ रखा है, तो सारे प्लस वाले न्यूट्रलाइज हो गए धरती पे लगाने पर। तो यहां पर माइनस चार्ज नेट चार्ज बन गया। तो Q1 चार्ज आपका बाहर वाले पर है और Q2 चार्ज अब नेट चार्ज हमारा अंदर वाले पे आ चुका है। अंदर वाले को अर्थ से कनेक्ट किया। अब ये बात पक्की है कि जब हमने अर्थ से इसको कनेक्ट किया है तो इसका पोटेंशियल तो होना चाहिए 0, क्योंकि धरती से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। तो अगर यहां के मैं पोटेंशियल की बात करूं कि यहां पर पोटेंशियल कितना है दोनों का मिलाकर, तो नेट पोटेंशियल जो बाहर वाला बना रहा है और जो ये खुद बना रहा है अपने ऊपर, तो बाहर वाले ने कितना बनाया, देखिए यहां पर मैं V1 V2 करके, V1 कौन सा है, बाहर वाला, तो V1 की बात लिखूं तो क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन बाहर का R1, ये पोटेंशियल बाहर वाला है। और अंदर का पोटेंशियल V2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर चार्ज आया है आपका, मैं माइनस अभी नहीं ले रहा हूं, जोड़ के 0 रख के माइनस निकाल दूंगा, दैट इज मान लीजिए चार्ज Q2 आ गया है और इसका रेडियस है R2। अब इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि अर्थ से कनेक्शन है अंदर वाले का, ये तो पक्का है। हम यहां इस पर पाए गए पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो V कितना हो गया, V1 प्लस V2, और ये V होना चाहिए 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, Q1 अपॉन R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पर, देखिए Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन
R1, यानी Q2 की वैल्यू हो गई माइनस Q1 अपॉन R1, Q1 R2 अपॉन R1। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली, इसको आप याद कर सकते हैं तेजी से सवाल निकालने के लिए, वरना कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि इन फॉर्मूले को रट लीजिए आप लोग, क्योंकि बायो में तेजी से, बायो में भी याद करते हैं, याद करने की ताकत ज्यादा है आपकी, तो इससे तेजी से सवाल निकाल पाएंगे। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखिए, क्योंकि कोई भी ट्विस्ट अगर आया तो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। हल्का सा ट्विस्ट, सरल सवाल भी बनेगा, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और जैसे ही अंदर वाले का कनेक्शन किया जाए, पूछा जाए भाई अंदर वाले पे कितना इंड्यूस चार्ज आएगा, तो आप खटाक से कहेंगे माइनस Q1 अपॉन R2 अपॉन R1, बात खत्म। ये इंड्यूस चार्ज बन जाएगा या नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये कहानी भी आप समझ गए होंगे, निकाली किस लॉजिक पर, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब अगली कहानी ले जाते हैं हम लोग। ये तो क्या थे अभी तक, खोखले गोले, जिसे आप इंग्लिश में शेल कहते हैं, फुटबॉल थी। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, यहां मैंने हाईलाइट किया जैसे आप मिस ना कर जाएं। किसी सॉलिड स्फीयर को आपने लिया, अब सेकेंड स्टेज पे इसके बाहर एक चार्ज रख दिया, दैट इज Q। ये सॉलिड स्फीयर है Q। इस Q की वजह से क्या होगा, ये मेटल है तो कंडक्टिंग है, ये प्लस वाला जो चार्ज है Q, आप इस गोले को के चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अपनी तरफ और प्लस को धक्का मारेगा। तो ये आप देखिए, आधे गोले में माइनस 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 इधर आ गए और प्लस 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 इधर चले गए। भाई ऐसा ही ये चाहता है, कर देगा जो करना है। अब आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, इस वाले गोले को, ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, तो जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, ये जो प्लस वाला है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, क्योंकि इस प्लस वाले ने माइनस को चाहता है, अट्रैक्ट करता है, प्लस को तो दूर भगा रहा है, तो ये प्लस वाला निपट जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे धरती से न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखिएगा आप, क्योंकि ये जो अब केवल माइनस बचे, ये माइनस माइनस एक तरफ ही नहीं रहेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह मिल गई है उनको, ठीक। तो यहां पर अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं रह जाएगा। चार्ज आ गया है माइनस Q, लेकिन वो तितर बितर है छितरा हुआ है। मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म सब बिल्कुल बढ़िया बनाया हुआ है, ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट नहीं होगी। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे, कितना चार्ज आएगा इसकी भी बात की जा रही है। जो EP लिखा हुआ है, EP का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और E इंड्यूस्ड का मतलब है इस गोले में जो इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज। दोनों की डायरेक्शन देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि हम जानते हैं मेटल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर मैं यहां बात करूं, देखिए ये Q लिखे थे, ये मेटेलिक था, तो यहां पर मान लीजिए माइनस माइनस आया था, ये प्लस प्लस आया था। हमको इतना मालूम है कि गोले के अंदर कहीं ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भाई साहब बना रहे हैं E0, ये चार्जेस मिलके इसके अपोजिट बनाएंगे E इंड्यूस्ड, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, E नेट या इनसाइड विल बी 0। इसी बात को यहां इस तरीके से कहा गया है, बड़ी आसान सी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का फॉर्मूले में लिख दीजिए, यहां देखिए कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज पोटेंशियल इज एट द सेंटर। आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अंदर, इसलिए पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही उसके अंदर किसी पॉइंट पर सेंटर पे भी वही पोटेंशियल आपको मिलता है। इसी का हवाला देते हुए V = 0 कर रहे हैं, क्योंकि हमने धरती से इसको कनेक्ट कर दिया था। देखिए तो ये इसका पोटेंशियल सरफेस पे क्या है, शून्य होना ही होगा, मजबूरी है इसकी। इसलिए इन दोनों से बनने वाले पोटेंशियल, मतलब ये जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है, इसकी वजह से सेंटर पे निकाल लीजिए, तो क्या लिखा, 1/4πε0 Q/R, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की R मान लीजिए। तो ये इसका पोटेंशियल हो गया, और इस वाले का पोटेंशियल क्या हुआ, इसमें जो चार्ज आ चुके थे QI इंड्यूस्ड अपॉन R, इन दोनों को जोड़कर 0 के बराबर कर दीजिए। इन्होंने घटाया है, 0 के बराबर कर दिया है, कोई उसमें समस्या नहीं, वरना आपका QI की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, उसमें कौन सी बात है, ठीक। तो ये QI की वैल्यू हो गई QR/R। ये क्या है,
उस गोले पर कितना इंड्यूस चार्ज, नेगेटिव वाला है ना, कितना इंड्यूस चार्ज इस समय है, नेट चार्ज आ गया, मतलब कितना है, इतना है। इसको भी याद कर सकते हैं, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर। तो तेजी से सवाल लगाने का मौका मिलेगा और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, क्योंकि समय भी बहुत बचाना है अपने आप को। तो इसको खटाक से याद कर लीजिए कि गोला है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बाहर एक पड़ा है, तो सीधे क्यू आर अपॉन आर हो जाएगा, छुट्टी। खैर ये बात आप पकड़ पाए होंगे। नोट देखिए, लिखा है दैट द इंड्यूस चार्ज क्यू आई, जो इंड्यूस चार्ज क्यू आई है जो गोले पर आ गया है, अब वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया था ना कि ये जो चार्जेस हैं ये छितर जाते हैं, छितर बितर हो जाते हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। तो ये कहानी यहां पर इस तरह चलती है, जो आप समझ पाए होंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते, तो बच्चों इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज आते हैं इसके क्वेश्चन पर। बेटा ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है फिगर शोज टू कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक सेल्स, ये सेल्स हैं, ऑफ रेडियाई आर एंड 3r, आर वाली अंदर वाली हुई छोटी है, 3r बाहर है। द आउटर शेल कैरीज चार्ज Q, जो आउटर शेल है इस पे Q चार्ज है, जैसा हमको दिखाई पड़ रहा है। इनर शेल इज न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द इनर शेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। ये यहां पर देखिए अर्थिंग, इस अंदर वाले को अर्थिंग कर दी गई है। अब पूछ रहा है कि कितना चार्ज इस छोटे अंदर वाले शेल से धरती में जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर अभी निकालेंगे कितना चार्ज इस छोटे वाले शेल पर है, उसका अपोजिट पोलैरिटी का अंदर जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस गया होगा अंदर, और माइनस इस पे है तो प्लस गया होगा, तभी तो आएगा। भाई पहले तो न्यूट्रल था, माइनस जाएगा तो प्लस आएगा, प्लस जाएगा तो माइनस आएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ ये निकालने की कोशिश हम करेंगे। हमें ये मालूम है कि V इनर क्योंकि धरती से कनेक्ट है, इसलिए V इनर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश मान लेते हैं, इंड्यूस चार्ज है इस छोटे वाले स्फेरिकल शेल पर, और बड़े वाले पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 3r। जो सरफेस पे पोटेंशियल वही हर जगह, जो सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस वाले छोटे वाले इस पॉइंट पर समझ लीजिए इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, दोनों को जोड़कर कितना कर देना चाहिए, 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की छुट्टी हो गई, Q डैश अपॉन R प्लस Q अपॉन 3r बराबर 0। तो R भी कैंसिल हो गया, Q डैश की वैल्यू होगी -Q/3। ये क्या है, ये इंड्यूस चार्ज है छोटे वाले शेल पर, इसकी उल्टा चार्ज, ये माइनस है तो प्लस चार्ज धरती में गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्लस Q/3 चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ। ये बात आप समझ पाए ना। फिर भी मैं 10 सेकंड बता देता हूं कि अगर देखिए इस किसी गोले पर माइनस चार्ज अगर आया है तो इसका क्या मतलब है कि इसको छोड़ के जाने वाला प्लस चार्ज है, तभी तो, वरना तो दोनों प्लस माइनस बैलेंस थे, न्यूट्रल थे। अब अगर माइनस आया है तो उसको छोड़ के जाने वाला प्लस है, तभी तो माइनस आया है, वरना गलती करते कहीं आप। मैं हटता हूं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगला सेगमेंट शुरू होता है डाइलेक्ट्रिक्स का। तो डाइलेक्ट आपने नोट कर लिया होगा। डाइलेक्ट्रिक्स भी क्योंकि कैपेसिटर से बिल्कुल लिंक्ड मामला है, इसलिए समझना जरूरी है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये इंसुलेटर्स होते हैं, इसके अंदर आपके फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलाउड नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। थ्रू डाइलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है और अगले चार्ज पर जो उसके किसी दूसरे एंड पर रखा है फोर्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ये अलाउ करता है, लेकिन फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस ये अलाउ नहीं करता। अब यहां पर देखिए क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ, मैं यही समझाता हूं। EO लिखने का मतलब ई ओरिजिनल, मतलब शुरू में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में बना है। अब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसका भी पोलराइजेशन होगा, माइनस के पास में प्लस और ये प्लस के पास में माइनस, इसका भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस प्लस की वजह से, इस माइनस, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन ये इंड्यूस ई नॉट के बराबर नहीं पहुंच पाता। हमारा कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर पहुंच जाता था, जिससे इसको कैंसिल कर देता था, क्योंकि इसके अंदर ये ई नॉट है और ये वाला इसका उल्टा है, लेकिन ये पूरी तरह इसको नलीफाई नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाता है। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई नेट लिख दें या ई लिख दें, तो क्या हो गया, ई नॉट में से ई इंड्यूस्ड घटा दीजिए, मैग्नीट्यूड की चर्चा कर दी मैंने, ये कहानी हो जाएगी। ई नेट का मतलब जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ई नेट का मतलब समझ गए, कम होके, ई नॉट से कम होके। तो ये डाइलेक्ट्रिक की कहानी है और सरल भाषा में आराम से आप समझ सकते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साहब पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स में पहले से ही आपके प्लस और माइनस चार्जेस का ओवरलैपिंग नहीं, उनके सेंटर्स ओवरलैप नहीं करते। जैसे HCl, तो HCl यहां देखिए लिखा है ClH2O, HCl कहीं बनाएंगे, मान लीजिए H प्लस और Cl माइनस, तो ये प्लस और माइनस के सेंटर्स कुछ दूरी पर हैं, इस वजह से इनका डायपोल मोमेंट होता है। तो बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इसके अंदर डायपोल मोमेंट आपको मिल जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस के सेंटर्स अलग अलग होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अब इसको अगर HCl के कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ ले लें हम, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, सब एक दूसरे के मोमेंट को किल कर देते हैं। यानी कोई चीज अगर एक साथ रखी हुई है, HCl के एटम मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठा, तो उसका नेट नहीं होगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, और जो 100, 200, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख हैं, वो मिलके कुछ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, सब मिला मुल के रैंडम ओरिएंटेशन है। ठीक, लेकिन जब इस रैंडम ओरिएंटेशन वाले को, यानी कि 1 लाख, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स को या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उन सब का डायपोल मोमेंट अलाइंड हो जाता है किस तरफ, जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाए हो, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट तब आ जाता है। बात फर्क समझ पा रहे हो ना? एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है, लेकिन भीड़ आ गई तो एक दूसरे के विपरीत काम करने लगते हैं, अंड, तो नेट कुछ नहीं रह जाता। लेकिन उस भीड़ को अगर किसी ऐसी जगह रख दो जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है और इसके अंदर आपको डायपोल मोमेंट दिखता है। यही देखिए, ई नॉट 0 दिख रहा है, जब नहीं है तो ये सब प्लस माइनस इनका अपना अपना तो डायपोल मोमेंट है, सब मिला के कुछ नहीं। लेकिन जहां ई नॉट 0 नहीं है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वहां पर ये अलाइंड हो जाते हैं, घूम जाते हैं थोड़े थोड़े, और इसका डायपोल मोमेंट मिल जाता है। तो ये बिहेवियर है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। एक दूसरे होते हैं बेटा जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है कि उनका जैसे कि मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके अंदर प्लस और माइनस एक ही सेंटर पर लाई करते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो एक मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। भीड़ में तो इकट्ठा करने की बातें छोड़ दीजिए आप, सिंगल का ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस एक ही जगह मिल रहे हैं। अब इनको उठा के जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन आ जाता है, प्लस खसक जाते हैं, माइनस इधर हो जाते हैं, फिर डायपोल मोमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा तो उसके अंदर कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा, जिसे हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे, यही मैंने खटाखट आपको समझा दी यहां पर। ठीक है, अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कैपेसिटर में यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये रेशियो होता है ई नॉट अपॉन ई का। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद है अब घटने के बाद। कभी भी जो छोटा ई है, ये नीचे वाला ई, वो ई नॉट से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ई नॉट जो लगा है वो उसके अपोजिट वाला उससे छोटा ही होता है। यहाँ पर रिड्यूस जो होता है, क्योंकि ई नॉट से रिड्यूस हुआ है तो छोटा ही होगा। तो के का मतलब क्या है? ई नॉट अपॉन ई।
के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। कहीं लिखा होगा, आप ये लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी, इसे एप्सिलॉन आर। तो घबरा मत जाइएगा, के और एप्सिलॉन आर एक ही चीज होती है और ई नॉट अपॉन ई के बराबर होता है। ई की वैल्यू, के की वैल्यू हमेशा डाइलेक्ट्रिक की 1 से बड़ी होती है क्योंकि ई नॉट बड़ा होगा। वाटर के लिए वैल्यू समझने के लिए 80 होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सेम क्वांटिटी का, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है और कोई यूनिट इसकी नहीं होती। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत जगह इस्तेमाल आप करेंगे, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो टोटल जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P। और अगर एक एटम का आप स्मॉल p मान लें पोलराइजेशन, और उस वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम माने n एटम्स हैं, तो आप क्या बता देंगे, P इज इक्वल टू n इंटू P। ये वैल्यू हो जाती है। जो देखिए यहां पर P लिखा होगा, n इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम का P है जो डाइलेक्ट्रिक है, ये P जो वैल्यू दी गई है वो यूनिट वॉल्यूम की है। टोटल का कुछ डाइपोल आ रहा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम बात करेंगे तो वो P आ जाएगा। और अगर इस P को स्मॉल p से जोड़ें, स्मॉल p क्या है, एक एटम का। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो n इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P। ये डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। और इसका रिलेशन देखिए, P का अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर रहता है। तो इस बात को भी पकड़, अल्फा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो इसको पकड़ के रखें, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। फिर एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी। इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी मतलब वही होता है कि बाहर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आपका डाइलेक्ट्रिक कितना सब्स्टिट्यूएबल है। सब्स्टिट्यूबिलिटी का मतलब जैसे कोई आदमी होता है ठंडक में निकले तो फट से जुकाम हो जाता है, कोई आदमी ठंडक में निकलता है जल्दी जुकाम नहीं होता। तो बाहरी वातावरण से कितना सब्स्टिट्यूएबल है, यही बात यहाँ लागू होती है कि आपकी सब्स्टिट्यूबिलिटी कितनी ज़्यादा है डाइलेक्ट्रिक की। बाहरी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जल्दी से पोलराइज्ड हो रहा है, कम हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये आप P को रिलेट करते हैं किससे, ये सब्स्टिट्यूबिलिटी का साइन है। आपको मालूम होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, नहीं मालूम तो याद कर लें, ये इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी है। यानी पोलराइजेशन इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर है। और यहां पर देखिए वैक्यूम के लिए सब्स्टिट्यूबिलिटी 0 होती है और ये रिलेशन बड़ा फेमस है, K इज इक्वल टू 1 प्लस साई। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साई क्या है, इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, या जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। अब अगला चीज होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जैसे आपसे बातचीत हुई थी कि एक डाइलेक्ट्रिक का जो बिहेवियर होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जाते हो, उसकी जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखे हो, अगर वो बढ़ाते जा रहे हो, तो जब वो अपना नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर छोड़ देता है, यानी उसके अंदर से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए, वो उस समय जस्ट जब शुरू होते हैं उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, जहां तक वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कह दीजिए आप, जहां तक वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, दैट इज नोन एज ए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो कंडक्टिंग बिहेवियर की तरह चालू हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को भी आप याद रखिए। एयर के लिए ये वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आगे की चर्चा करते हैं। अब शुरू हो जाता है हमारा कैपेसिटर। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारियां ले ली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर क्या होता है, हमने डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या है, शेल वाला कॉन्सेप्ट, अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट सब सीख लिया है। अब कैपेसिटर में ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई होंगे तो हम आसानी से इसको अप्लाई कर पाएंगे। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो किस काम में आता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस है। जब एकदम से हमको एनर्जी चाहिए होती है
धड़ से एकदम, तो उस समय हमारा कैपेसिटर काम आता। मोबाइल फोन आपने देखे होंगे, इसमें कैमरे के नीचे फ्लैश लगा होता है, लाइट मारता है ना फोटो खींचते वक्त, तो वो कैपेसिटर ही उतनी तगड़ी लाइट देता, बैटरी नहीं दे सकती। बैटरी तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती रहती है एनर्जी का, एकदम से बग से नहीं एनर्जी सप्लाई कर सकती, इसलिए हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। और वो जब फोटो खींचती है तो एकदम से फ्लैश चमकता है, 1 सेकंड के लिए समझ लीजिए, और आपको लाइट मिल जाती है। तो कैपेसिटर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सेव करते हैं और मौका पड़ने पर बहुत तेजी से एकदम धड़ से एनर्जी उससे ले सकते हैं। जो कैपेसिटर होता है उसको सिंबॉलिक 2 प्लेट देखिए है, नॉर्मल ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पर सेम चार्ज है, पोलरिटी अलग अलग, एक पे प्लस है तो एक पर माइनस है, और नॉर्मली हम दूसरे वाले को अर्थ भी कर देते हैं जिससे कि इसका कैपेसिटेंस अच्छा मिल सके। ये देखिए सिंबल्स हैं कैपेसिटर के, तो पैरेलल पे ये सिंबल्स ही हैं, कोई भी कैपेसिटर बनाएंगे इन सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी कंडक्टर का कैपेसिटर की बात की जाती है, तो यहां पर देखिए कोई कंडक्टर है, जैसे जैसे हम इस पे चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू Q या Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना चार्ज हम दे रहे हैं उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से यूज कर दीजिए, C इंटू V, और C को लिखते हैं Q अपॉन V। दिस इज द कैपेसिटेंस, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है अभी आपको समझाते हैं। इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वो फैरेड होती है, और फैरेड स्मॉल में ऐसे लिखते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में F लिखते हैं। ये जो फैरेड है ये कैपेसिटेंस की काफ़ी बड़ी यूनिट है, अभी आपको दिखाई पड़ेगा, महसूस करेंगे कि कितना बड़ा कंडक्टर लें कि एक फैरेड हम कैपेसिटेंस बना पाए। इट इज़ ह्यूज, धरती से बहुत बड़ा है ना। अब यहाँ बातचीत करें, जो कैपेसिटेंस C होता है वो शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी शेप पर, शेप बदल दोगे तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, साइज छोटा बड़ा कर दोगे तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, और 2 कंडक्टर से मिलके कुछ बना रहे हैं, सेपरेशन घटा बढ़ा देंगे तो उससे भी कैपेसिटेंस बदल जाएगा। चार्ज कितना है कैपेसिटर पर, इस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि यहां पर देखकर ऐसी भावना आती है कि C इज इक्वल टू जब लिखते हो Q अपॉन V, तो ऐसा लगता है कि चार्ज को बढ़ाएंगे तो C को बढ़ना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये इंटरप्रिटेशन ना निकालिएगा। चार्ज को बढ़ाने पर भी कैपेसिटेंस नहीं बदलता, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे ना नीचे वाला V भी बढ़ जाता है। तो Q बाई V का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता। Q बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है। 2/4 है, या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/8 लिख दो, बात तो वही 1/2 है। तो ये कहानी इस तरीके से बन जाती है। अब हम निकालते हैं कि स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसका कैपेसिटेंस आता है C इज इक्वल टू 4π। स्फेरिकल गोला समझ लीजिए, एक सॉलिड गोला ले लीजिए, समझ लें, तो वहां पर C इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अब इसमें इस फॉर्मूले से एक चीज समझ में आ जाती है कि C1 अपॉन C2, अगर 2 गोले हमारे पास हैं तो कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, 4π एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R2। 4π एप्सिलॉन नॉट कट गया तो R1 अपॉन R2, जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना, C इज प्रोपोर्शनल टू R। तो जितना आप रेडियस किसी कंडक्टर का बढ़ाएंगे उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई 1 फैरेड के क्या हालचाल है, कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए। तो हम धरती के बराबर का एक कंडक्टर लेते हैं स्फेरिकल शेप, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना फैरेड हमारा कैपेसिटेंस आ रहा है। तो फॉर अर्थ हमने कैलकुलेशन किया, देखिए इसकी जो अर्थ की रेडियस होती है उसको 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.4 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई किया, और हमने देखा भैया कि ये बहुत ज्यादा छोटा है 1 फैरेड से, 711 माइक्रोफैरेड। धरती के बराबर भी अगर हम कैपेसिटर, एक कंडक्टर ले लें तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड से बहुत छोटा है। तो इससे हम ये समझ गए कि 1 फैरेड एक तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मतलब कैपेसिटेंस है, दूसरा
आइसोलेटेड कंडक्टर से हम कैपेसिटर नहीं बना सकते, क्योंकि कैपेसिटेंस उतना आएगा ही नहीं। धरती के बराबर की बात कर रहे हैं, उसको रखोगे कहां यूज कर पाएंगे? मंगल ग्रह बड़े बड़े ग्रह चाहिए होंगे, तब भी समेट ना पाएंगे। तो दो कंक्लूजन निकले। एक निकला क्या बेटा, 1 फैरेड इज ए बिगर क्वांटिटी, वेरी बिगर क्वांटिटी। दूसरा, आइसोलेटेड कंडक्टर से हम कैपेसिटर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं साथ में दूसरे कंडक्टर का भी, जिससे हम कैपेसिटर बना पाए। तो देखिए अगली बात शुरू होती है, कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इनक्लोज बाय एन अर्थ कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। अब एक शेल लिया है, दूसरा बड़ा शेल, दो का कॉम्बिनेशन जिससे कैपेसिटेंस मिल सके, और बाहर वाले को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अंदर वाले का शेल का जो रेडियस है स्मॉल है, और बाहर वाले का रेडियस बेटा b है। इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो बड़ी ही सरल तरीके से आ जाता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये इसका स्फेरिकल जो कॉन्सेंट्रिक शेल से बनने वाले कैपेसिटर्स हैं, उनका कैपेसिटेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। और इसी पर एक सवाल है, वो हम करने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 इज सस्पेंडेड विथ इन ए हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक छोटा सा स्फीयर ऐसे लटका मारा है। इसकी जो रेडियस है वो बेटा है 0.03, और बाहर वाले की रेडियस है 0.05। इसको कैपिटल R लिख देते हैं। ए बी लिखा था वहां, तो इसको A लिख सकते हो, इसको B लिख सकते हो, B बड़ा इसे। इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल 1500 वोल्ट, इसको कितना चार्ज किया है? 1500 वोल्ट तक। एंड आउटर स्फीयर इज अर्थ, और बाहर वाले को हमने अर्थिंग लगा दी है। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस कितना होगा, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। वैल्यू रख दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 1/9 × 10⁹। ठीक, आगे चलिए। AB तो एक का लिख दीजिए 0.03 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई, फिर B माइनस A 0.05 माइनस 0.03, ये घटा मारा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 8.33 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। पीको फैरेड लिख दीजिए, 8.33 इंटू पीको फैरेड। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। अब पूछ रहे हैं चार्ज कितना भाई इस पर, तो Q = CV होता है। तो चार्ज कितना है इनर्शियल पर? C की वैल्यू है 8.33 इंटू 10⁻⁻12, और V 1500 वोल्ट था। मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, ये आंसर आपका आ गया। इस तरह से आप इसका नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग लगाएंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे की बातचीत करते हैं। ये नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना, जहां सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब है ये अंदर एक शेल बनाया और बाहर एक सिलेंडर ऐसे शेल लगाया। तो ये सिलिंड्रिकल, और बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया। तो ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। आपके यहाँ जो पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फैन, इसमें नॉर्मली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यूज होता है, लटका रहता है। अगर आप देखेंगे तो वो जो कैप्सूल नहीं होता है, ये पंखा देखा ही होगा अपने घर में लगा हुआ। अब पंखा भी भगवान भरोसे ही बनेगा हमसे। ये 3 फैन बना दीजिए, इसके ऐसे बना देते हैं 3, और यहाँ पर इसके लगा होता है ना एक कैप सा, यहीं पर इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऐसे लटका होता है। बाकी तो ये आगे है ही है। तो ये जो यहां पर देखेंगे, जब ये कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर कंडेंसर एक ही चीज होती है। जब ये कंडेंसर हो जाता है खराब, तो पंखा बहुत स्लो मूव करता है या मूव ही नहीं करता है,
रोता है उस समय जब इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं तो ये कैपेसिटर 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का आता पंखे वाला, वो उठा के बदल देता, बढ़िया पंखा चलने लगता है। नॉर्मली पंखे में यही गड़बड़ी होती है, अदरवाइज फिर फूकेगा पंखा कॉइल, तो कॉइल जल्दी नहीं फूकती, कैपेसिटर ही खराब होता है। कैपेसिटर का मतलब कंडेंसर, ठीक। तो सिलिंड्रिकल कंडेंसर आप कभी जो खराब निकले कभी और मन कर जाए आपका, तो उसको कूट के देखिएगा, मैंने देखा है, तो ये आपको डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कंडेंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। एल क्या है? इसकी लेंथ, और अंदर वाले की रेडियस ए है और बाहर वाले की रेडियस बी है। तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग E B अपॉन ए। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। आगे बात करते हैं अब अपनी सबसे फेमस कैपेसिटर की, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और पूछा भी जाता, सबसे कॉमन कैपेसिटर है। तो आप जानते हैं 2 प्लेट्स होती हैं, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम, बस पोलैरिटी अलग अलग, या चार्ज सेम, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, और हम उठाकर इसको बाजू वालों को अर्थ कर देंगे तो ये कैपेसिटर बन जाता है। इस तरह से दिखाइए, चाहे इस तरह से दिखाइए, ठीक। अब इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो आपको बड़े सुंदर तरीके से मालूम होगा, खूब पढ़ा होगा आपने। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस समय इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम है या एयर है, मतलब कुछ है नहीं, खालिस्तान है, मतलब खाली है कुल मिला के। अब इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं आप, तो इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस की बढ़ जाती है, फिर हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो अभी हम देखेंगे इसकी बातचीत, और K जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो K टाइम्स इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज वैक्यूम के केस में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिखाई पड़ रहा है कि C जो है वो A पे डिपेंड कर रहा है और D पर। एरिया बढ़ा दोगे, ये जो पैरेलल प्लेट है, ऐसी प्लेटें होती हैं, ऐसे आपको दिखाई जाती हैं। ये प्लेट समझ रहे हो, ऐसे प्लेट है, और खड़ी बनाते हैं हम लोग तो ऐसे साइड से दिखती है, तो ऐसे प्लेटें होती हैं। अगर इसका हम एरिया बढ़ा दें, बड़ी प्लेट ले लें चौड़ी, तो उस समय क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सेपरेशन बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। ये देखिए D बढ़ाने पर C घट रहा है। अब ये जो प्लेट्स होती हैं, क्योंकि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि अगर हम इसको ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं प्लस माइनस होने की वजह से। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। प्लेट्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट AE स्क्वायर। कंडक्टर का जो प्रेशर का फॉर्मूला पड़ा था उसी में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट AE स्क्वायर। और ये आपका क्या है, फोर्स जो प्लेटों पे लग रहा है, ये बराबर एक दूसरे से चिपकना चाहती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इनका ये जो प्रयास है, अगर ये चिपक गई आपस में, हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तो स्टोर कर नहीं पाएंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है ना, आगे बात भी करेंगे हम लोग, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी एनर्जी स्टोर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कितना होता है आप जानते ही हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि ये चिपक ना जाए आपस में, इसलिए हम उठा के डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से 2 फायदे होते हैं। एक तो चिपक, बीच में मान लो एक हाथ के बीच में किताब रख लो, तो किताब तो तोड़ नहीं दोगे ना, वो तो नहीं चिपक पाएंगे अभी कभी कभी। तो एक तो उसकी चिपकने की जो चाहत है वो छुट्टी मिल गई उससे, दूसरा डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, और तीसरा कि झटका अटका भी पड़ेगा तो भी टूटेगा नहीं, क्योंकि सॉलिड ब्लॉक हो गया है अब। तो इसके कई फायदे मिलते हैं डाइलेक्ट्रिक भरने के इसके अंदर, ठीक। डाइलेक्ट्रिक नहीं भरेंगे तो बीच में खाली रहेगा, मान लो झटका अटका पड़ा तो खराब होने के चांसेस हैं। और एक ब्लॉक बना देते हो बिल्कुल सॉलिड, तो वो कहाँ खराब होगा, जल्दी नहीं खराब होगा। तो खैर आप समझ गए होंगे, जब डाइलेक्ट्रिक आप भरते हैं तो K से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम है। अब अगली चर्चा हम करते हैं यहाँ पर कि अगर इस तरह की देखिए प्लेट्स हैं, यानी इंस्टेड ऑफ 2 प्लेट्स, इफ देयर आर n सिमिलर प्लेट्स, n सिमिलर प्लेट्स को जिनके बीच का डिस्टेंस सेम रखा जाए, यानी ये डिस्टेंस सबके बीच का dd ले लें अगर, तो इसका हम टोटल सिस्टम का, ये जो प्लेट्स लगी हैं इनको अल्टरनेट जोड़ दें, इस वाले को
तीसरे नंबर से इस वाले को बाजू से ऐसे जोड़ते, कितनी भी है n प्लेट्स अगर हैं, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, दिस वन। इसको याद कर लीजिए, बड़ा काम आएगा। C इज इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। n प्लेट्स थी, समझ लो n से मल्टीप्लाई, एक प्लेट छोड़कर n-1 से एक वाले को मल्टीप्लाई कर दो, n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है आपका इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। और साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये एरिया एंड बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब यहां पर अगला एक सवाल है, उसको करके देखते हैं। इस सवाल में लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ प्लेट्स ऑफ एरिया 0.0280 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 0.550 मिलीमीटर, ये डी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ईच प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 20.1 वोल्ट। ये यहां पर 20.1 वोल्ट क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम Q अगर निकालना चाहें तो CV करेंगे, तब चार्ज निकाल पाएंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो C का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया की बात करो तो 0.0280। D की बात करें मिलीमीटर में है 0.550 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में। इसको कैलकुलेट कर लीजिए एंड वी विल गेट 4.51 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। हमें Q चाहिए चार्ज, तो Q का मतलब क्या है, C इंटू V, यानी 4.51 इंटू 10 की पावर -10 और V मतलब 20.1 वोल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 90.65 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 9.65 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम या 9.65 नैनो कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक को लेते हैं, जो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का कार्यक्रम चलेगा। नोट कर पाए होंगे आप। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। अभी तक तो हमने कैपेसिटर जो पढ़ा था या समझा था, या तो वो उसके बीच में कुछ नहीं था, या था तो पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक पूरा ना भरे, थोड़ा भरे, इसकी डिस्टेंस टी है और पूरे वाले का सेपरेशन डी है। इसे बोलते हैं पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। तो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक में क्या कहानी होगी, फॉर्मूला वो देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है वो इसके बीच में यहां है, इस किनारे पर है या इस किनारे पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक भरे हो वो बीचों बीच में है, साइड में है, कहीं है, उससे इसके कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस आवेगा वो वही रहेगा। तो इसका कैपेसिटेंस का देखिए जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने ये हाईलाइट किया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। इस फॉर्मूले को ध्यान कर लीजिए, ये पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए है। कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन D है, डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई T है, एरिया A और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये फॉर्मूला हमारे लिए काम करेगा पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए। कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं हम लोग। जैसे बात की जाए कि अगर हमने पूरा भर दिया T बराबर D, मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक को, तो देखिए वही फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। C था एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। फुली फील्ड है तो T बराबर D, तो उस समय हो गया एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D प्लस D अपॉन K। ये दोनों कट गए, K ऊपर चला गया, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। यानी हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो नया वाला C आया है वो जो C नॉट था, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसको K टाइम्स ये बढ़ जाता है। K C नॉट का मतलब C ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या वैल्यू लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
तो ये जहां डाइलेक्ट्रिक K का डालोगे K टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आपको आई होगी। अगर यहां पर हम क्या करें, कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, ध्यान रखिएगा जो कंडक्टिंग स्लैब होता है उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो यहां पर देखिए K इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दिया जाए पार्शियली फील्ड के लिए, तो T माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ये कहानी कब की है, जब कंडक्टिंग स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग स्लैब जिसकी विड्थ है चौड़ाई T, ठीक। तो ये अब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इसको पकड़ के रखें आप, समझ में आ गई होगी फॉलोइंग फिगर से कि ये जो है यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब डाला गया है। आगे बात करते हैं, अगर पूरा कंडक्टिंग स्लैब से भर दें तो C की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है। T इज इक्वल टू D, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी पूरे में कंडक्टर अगर भर दोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, वहां से काम खत्म। अब अगर मान लीजिए एक कैपेसिटर के अंदर कई डाइलेक्ट्रिक आपने भरे हैं, मतलब एक कैपेसिटर है, एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाला, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ये डाला, इसका K1, K2, T1, T2 ऐसे करके मान लीजिए n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो इसका टोटल का कैपेसिटेंस कितना होगा, इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1, बड़ा सरल फॉर्मूला, माइनस T1 माइनस T2 Tn तक, और प्लस T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K करके जोड़ दीजिए। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक इसमें डाले गए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इस फॉर्मूले से आप उसको संभाल सकते हैं। अब इसके बाद एक जहां तक न्यूमेरिकल है उस बात को हम लोग करेंगे और समझेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं बेटा, लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर and dielectric constant 5 is placed between the plates of a parallel plate capacitor of plates area 0.01 meter square and separation 2 centimeter. Calculate the change in capacity on introduction of dielectric. What would be the on the charge? What be on the charge? पे क्या हालचाल होंगे ये निकालने हैं। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर कंडक्टिंग, अच्छा तो चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं C एयर के साथ। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एरिया है 0.01 अपॉन D है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। आप डाइलेक्ट्रिक के साथ बात करें तो विथ डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाई K, जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और एरिया तो चेंज नहीं किया हम लोगों ने, तो 0.01। सेपरेशन कितना था, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और यहाँ पर T की चौड़ाई कितनी है डाइलेक्ट्रिक की, थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और K की वैल्यू 5 थी जहां तक 5, ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7.375 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। तो अभी आंसर नहीं, अभी ये वैल्यू निकाली है। अब क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कितना, इसको एक को C लिखो, एक को C डैश लिख दो, इसमें कितना कैपेसिटेंस बदल गया है, तो हमें C डैश माइनस C करना पड़ेगा। कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये पहले निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, C डैश, इसको C डैश माइनस C कर दो, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, इसी को ये कैपेसिटी कह रहे हैं, तो आप घबरा मत जाना, इज इक्वल टू C डैश माइनस C। तो C डैश माइनस C करो, C डैश कितना है,
375 इंटू 10 की पावर -12 और C की वैल्यू है 4.425 इंटू 10 की पावर -12 और ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, घटाने के बाद 2.95 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। तो ये पहले का बेटा आंसर आ गया है। अब दूसरी बात भी इन्होंने कुछ पूछी है, What would be on change, मतलब अब ये चेंज क्या होगा इफ डायलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब होता। तो पहला कहानी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस विथ कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। तो ये पहले वाला डायलेक्ट्रिक की कहानी थी, अब कंडक्टिंग स्लैब है। इसका मैं कर देता हूं C डबल डैश। इसकी वैल्यू हमने देखी थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हुआ करती थी, फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने। तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया है 0.01, D है 2 इंटू 10 की पावर -12 -1 इंटू 10 की पावर -2। अब ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.85, तो 1 हो जाएगा, 10 की पावर -2, 2 घट जाएगा, इससे नहीं घटेगा, नहीं, इससे खेल खत्म होगा। तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। अब कंडक्टिंग स्लैब है तो अब कंडक्टिंग स्लैब का घटा मारिए इससे, यानी इंक्रीज इन कैपेसिटी लिख दीजिए या कंडक्टेंस लिख दीजिए, कैपेसिटी इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब के बाद। ठीक, अब यहां पर वैल्यू क्या रही, C डबल डैश माइनस C डबल डैश है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और C कितना था पहले 4.425 इंटू 10 की पावर -12। तो ये आप घटा लीजिए और इसका आधा ही है लग रहा है, तो 4.425 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ही सवाल हो गया। और यहां पर देखने या समझने का मौका क्या मिल रहा है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे क्या हालचाल है और कंडक्टिंग स्लैब डालने पे क्या हालचाल है, ये बात पकड़ में इससे आती है। तो आप इसको नोट कर लें और फिर मैं आगे की बात, इसको रोकना, हाँ, इसको आप यहां पर नोट करें, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। इसको नोट कर पाए होंगे, पॉज करके थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और यहां पर भी आप इसको बड़े आराम से नोट कर लीजिए। अब अगली चीज़ जो आपके यहाँ बहुत पूछी जाती है उसमें क्या है कि एक हम कैपेसिटर लेते हैं, एक बैटरी से चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे होते हैं तो कैपेसिटर में क्या क्या बदलाव होंगे उसके पैरामीटर्स में। पैरामीटर का मतलब चार्ज में क्या बदलाव है, पोटेंशियल में क्या बदलाव है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बदलाव है, कैपेसिटेंस में क्या बदलाव है, एनर्जी में क्या बदलाव है, इन पैरामीटर्स में क्या बदलाव होता है। तो दो केस होते हैं। चार्ज करने के बाद हम लोग एक केस लेते हैं, मैं यहां समझा दूं, फिर चलिए जो मैं बैटरी कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड की बात होती है उसी में बना दूंगा डायग्राम। तो चलिए वो दो केसेस देखते हैं। जब हमारा क्या है, पहला केस क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिसकनेक्टेड। यानी हमने क्या किया, पहले एक बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, जब ये चार्ज हो गया, ये बड़ा सा बनाते हैं, तब बैटरी हटा ली और इसमें हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसको इसके अंदर डाल रहे हैं। ये कहानी है। हमने उठा के प्यार से चार्ज कर लिया, उसके बाद बैटरी हटा दी और कैपेसिटर लेके अब डाइलेक्ट्रिक डालना शुरू किया। अब हम ये देखेंगे क्या क्या बदलाव होता है। दूसरे केस में क्या रहेगा कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी। दो केस हो गए, एक तो बैटरी हट गई, एक डिसकनेक्टेड, एक कनेक्टेड। दोनों ही केस में ये याद रखिए कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज आप पकड़ लीजिए, कैपेसिटेंस क्या होगा। दोनों ही केस में जो बात सेम आती है,
C इज इक्वल टू K इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब यहां पर इसको हटाया है तो चार्ज जो आ चुके हैं प्लेट पर वो कहीं भाग तो सकते नहीं है कि तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज विल रिमेन सेम, कहीं लिखा होगा, खैर यहां दिख नहीं रहा। अच्छा, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स Q नॉट विल बी सेम, चार्ज सेम रहते हैं क्योंकि चार्ज ना कहीं से आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, तो वो कंजर्वेशन तो बनी रहेगा। रही बात पोटेंशियल की, तो व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल आपका K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने पे, V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन K। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल को फॉलो करता है क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिश्ता होता है, E इंटू डी इज इक्वल टू डी वी। हम E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर लिखते हो ना, तो V इज इक्वल टू E इंटू आर, तो आर तो बदल नहीं रहे हो, तो अगर पोटेंशियल घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अपॉन के, पोटेंशियल V नॉट अपॉन के, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया और एनर्जी K टाइम्स कम हो गई। ये 4-5 पैरामीटर हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जब भी बैटरी डिस्कनेक्टेड है और आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, एनर्जी कम हो जाएगी K टाइम्स, दिख रहा है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज K टाइम्स कम, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम। ठीक, अब हमने अगला केस लिया जहां पर बैटरी केप्ट कनेक्टेड, यहां कहीं लिखा होगा रिमेन्स कनेक्टेड, यानी ये बैटरी लगी हुई है इस कैपेसिटर में, हटाई नहीं गई है और ये चार्ज भी है भाई साहब। अब इसके अंदर हम उठाकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हैं, उस समय क्या कहानी होगी, क्योंकि बैटरी लगी है इस समय, है ना, और जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है। तो बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, इसीलिए बैटरी हम खरीदते हैं या लगाते हैं प्लांट्स में, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दिस केस पोटेंशियल विल नॉट चेंज, क्योंकि बैटरी लगाई है, उसका काम ही है पोटेंशियल नहीं बदलने देना। तो V सेम रहेगा, V सेम तो E सेम, तो V E में कोई फर्क नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बदले ना, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो, डाइलेक्ट्रिक डालने पर K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, K आपको याद होगा, डाइलेक्ट्रिक के लिए K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E। तो जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट अपॉन K टाइम्स हो जाता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बदलने नहीं देना है क्योंकि बैटरी लगी रखी है, इसलिए क्या करती है बैटरी, एक्स्ट्रा चार्ज झोंक देती है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल को सेम बनाए रखें। तो आपको चार्ज जो मिलेगा K Q नॉट टाइम्स मिलता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज ये सेम रहते हैं। कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ता है, C इज इक्वल टू के सी नॉट, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा चार्ज लोड कर दिए हैं इस समय, तो K इंटू यू नॉट। ये इसकी कहानी, पहले की एनर्जी से K टाइम्स एनर्जी मिल गई जब बैटरी आपने कनेक्ट करके यहां पर रखी है। बढ़िया समझ पाए होंगे। इसी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और वो आपके सामने पेश कर देता हूं। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या है। एन आइसोलेटेड 16 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है ऐसा लेके चल रहे हैं, 16 माइक्रोफैरेड, हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस, इस समय 100 वोल्ट है इसके बीच में, ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 इज इंट्रोड्यूस। अब यहां डाइलेक्ट्रिक पूरा ये कांस्टेंट है K बराबर 5, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, इंट्रोड्यूस टू फिल द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स कंप्लीटली, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, आपको मालूम है दोनों ही केस में K टाइम्स नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस क्या हुआ, K टाइम्स ओरिजिनल वाला, K लिखा, K का मतलब 5 है और ओरिजिनल वाला कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरेड था, तो ये हो गया 80 माइक्रोफैरेड, बहुत ही आसान। दूसरा, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो नया डिफरेंस क्या रहा, क्योंकि अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसमें इंसर्शन कर रहे हो, तो V नॉट अपॉन K, नया वाला जो वोल्टेज है वो V नॉट अपॉन K है, पहले था 100 वोल्ट,
अब आपने 5 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया 20 वोल्ट, ये आपका आंसर है। बहुत आसान सवाल है, इसको नोट कीजिए। अब 3 क्वेश्चन चैलेंज का वक्त आ गया है। मतलब जो मैंने आज पढ़ाया है इसी टॉपिक पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आप करिएगा और जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो देखने अच्छा काम है, सीख रहे हैं, लेकिन अगर सवाल ही ना बने देखने के बाद तो वीडियो देख के फायदा क्या है। अगर आप सवाल लगाओ और नहीं बने तो इसमें जो भी पॉइंट पर सवाल लगता है बेस्ड है, वहां जाके 2 मिनट वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं टाइम स्टैंप लगा दूंगा, जिससे आप जो सवाल बना पाए यानी सीख पाए और अल्टीमेट फायदा आपको हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर 3 क्वेश्चन चैलेंज की बात मैं करता हूं, तो आगे बढ़ता हूं। ये रहा आपके सामने 3 क्वेश्चन चैलेंज, जहां मैंने हर बार हाईलाइट किया है, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, जहां पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। अच्छा, पहला चैलेंज आपके सामने ले आऊं। 5 सेकंड का आपको वक्त है, बहुत ही सरल है सवाल। 5 सेकंड लीजिए और इसका पॉज करके आप आंसर मुझे दीजिए। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे। चलते हैं चैलेंज नंबर 2 पे। सवाल जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिना सवाल निकले मामला बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चैलेंज नंबर 2। तो इसको भी 5 सेकंड ले लें आप। मैं हटता हूं जिससे पूरा स्क्रीन आपको दिख पाए। इसको सोचे समझे कैलकुलेट करें और इसका जवाब दें। 5 सेकंड हो गए होंगे। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेकंड इसका भी ले लीजिए और इसको निकाल के हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कहीं डाउट हो वापस जाके आप रिकनेक्ट कर लीजिए अपने उस टॉपिक से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकले, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए तीनों सब्जेक्ट को संभालना अति आवश्यक है। बायो केवल पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 360 में 360 ला पाएंगे, और सिलेक्शन तो 460 में भी नहीं होएगा, 560 में भी नहीं होगा। सिलेक्शन जानते ही 605 610 के ऊपर होगा। तो उसके लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए जरूर फिजिक्स पढ़िए, इसमें भी नंबर आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं। मैं आपको सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही वीडियो अगर पसंद आया है तो। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। और मैं ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके जिस भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। सारे वीडियोस में टाइम स्टैम्प लगा के आपको मिलेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं, 5 मिनट का देखना चाहते हैं कि यहीं पे कंफ्यूजन है, तो वही पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो, आपका सपना पूरा हो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।